Okay. Everyone put your attendance first. Atharva, Lavanya, Bhairavi, Tanvi, Arshad, Amar. These people have written the attendance in the chat box. Samruddhi is remaining. Om. Okay, written. Okay, sorry. Sorry if you have written. I just didn't see it. Okay, no problem. ठीक. So, see, हमारा जो 9th चैप्टर बचा है अभी, carbon compounds. Okay, so we'll just put that aside for today. Okay, now मैं ये चाहता था कि आज हम थोड़ा सा रिवीजन करें. Okay, so basically what we will do, we'll just go through the chapter, and after the chapter questions are given there. Okay, so I want answers from you guys. Okay, मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर करो. ठीक है, सो मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग आपका माइक ऑन करके आंसर देने के लिए कंफर्टेबल है. हाउ मेनी ऑफ यू? सो जस्ट राइट कंफर्टेबल इन द चैट बॉक्स. How many of you are comfortable in giving answers? You have to get used to it. Okay, okay, Tanvi, very good. सब लोगों को बोलता आना चाहिए. ओके, यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत गलती होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, बट यू मस्ट ट्राई, दैट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो सिर्फ तन्वी ही आंसर देने वाली है माइक ऑन करके, बाकी कोई नहीं देना चाहता. ओके, भैरवी, अथर्व, 3 people only. There are 9 people total. Okay, और आई गेस 8. तो बाकी 5 लोग. ठीक है, तो बाकी 5 लोग आप चैट बॉक्स में भी आंसर्स दे सकते हैं. ओके, लेकिन आंसर्स तो आपको भी देने ही है. ऐसा नहीं होगा कि हर एक आंसर तन्वी दे रही है, भैरवी दे रही है, या फिर अथर्व दे रहा है. ओके, एवरीवन नीड टू कंट्रीब्यूट. ठीक है, सब लोगों को आंसर्स देने हैं, सब लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम भी सभी लोगों को देनी है. ठीक है, सो basically I want to start from the first chapter itself. Okay, we will start the revision from first chapter. Okay, mostly we will cover up to 2 or 3 chapters. Okay, not more than that, and that will be a good session, I think. Now the first chapter is gravitation. So gravitation में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा. इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो भी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और इसके जो क्वेश्चंस है दिए हुए वो भी हम सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे. ओके, नाउ ग्रेविटेशन इज व्हाट? ग्रेविटी इज व्हाट वी ऑल नो दैट. ओके, हम सबको पता है कि ग्रेविटी क्या है. हमने इसके बारे में बहुत सुना है, पढ़ा है, तो भी मैं फिर से ग्रेविटी की डेफिनेशन बता के आपको बोर नहीं करना चाहूंगा. ओके, सो ग्रेविटी किस तरह से फाइंड आउट हुई, किस साइंटिस्ट का उसमें हाथ था, क्या ये सब स्टोरी आपको अच्छे से पता है. ओके, नाउ वी विल नॉट गेट इनटू दैट. सो सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. सो sorry for the disturbance. Okay, now centripetal force and circular motion. If the object is moving in a circular path with a certain velocity, then we say that the object is in circular motion. Okay, now centripetal force is what? Centripetal force is center seeking force. Okay, the force uh, which is applied towards the center. Okay, so this is centripetal force. Now आफ्टर दैट केपलर्स लॉज. तो केपलर नाम के जो साइंटिस्ट थे, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमर थे, तो उन्होंने कुछ लॉज डिफाइन किए हैं प्लैनेटरी मोशन के, कि प्लैनेट्स सन के अराउंड किस तरह से रिवॉल्व करते हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट केपलर्स लॉ इज द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई. ओके, सो एलिप्स किसी भी
प्लैनेट की जो ऑर्बिट है अराउंड सन, दैट इज इलिप्टिकल इन शेप एंड इट इज नॉट सर्कुलर। ओके, ऑर्बिट कैसी है? इलिप्टिकल है। अभी इलिप्स के बारे में आप लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होगी क्योंकि आपने उसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो इलिप्स इज what we can say geometrical figure which is having two centers or foci। ओके, अगर हम सर्कल की बात करते हैं, लेट अस सपोज दिस इज अ सर्कल, तो सर्कल का एक सेंटर रहता है, बराबर। लेकिन इलिप्स की अगर हम बात करें तो इलिप्स में एक सेंटर नहीं रहते हैं, दो सेंटर्स रहते हैं, लाइक दिस। लेट अस सपोज इफ दिस इज इलिप्स, सो हियर इज वन and here is another, so these two foci are there for the ellipse. So what the Kepler's first law says, it says the orbit of the planet is an ellipse with the sun at one of the foci। so जो दो foci रहते हैं उनमें से एक foci पे क्या है? sun है। this is the first law। now second law is what? the line joining the planet and sun sweeps equal areas in equal intervals of time। so this is the sun, this is the planet, and this is the line that is joining the these both bodies। okay, so ये जो लाइन है that sweeps equal areas। now ये जो एरिया इन्होंने यहाँ पे स्वीप किया है ASB, ASB is equals to SBC is equals to EFS। ओके, तो ये जो तीनों एरियाज है कलर्ड एरियाज, ये तीनों एरियाज सेम ही है और इनको पार करने के लिए जो समय लगा है प्लैनेट्स को, टाइम, तो टाइम भी सेम ही है। ओके, भले ही हमें लगे कि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा रहेगी तो समय कम लगेगा। यहाँ पे डिस्टेंस कम है लेकिन स्पीड भी बहुत कम रहती है तो टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, सो दिस इज द सेकेंड केपलर्स लॉ। Now Kepler's law, third law is the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the sun from the planet from the sun। तो देखिए एट अ सर्टन पॉइंट अगर 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 हम इसकी स्पीड निकालने की कोशिश करें, सो स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन का जो पीरियड है अगर उसका हम स्क्वायर करें, सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है इसका जो क्यूब रहेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ही वो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन रहेगा। यानी कि अगर पीरियड बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा? डिस्टेंस भी बढ़ेगा। फिर डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो रिवॉल्यूशन का पीरियड भी ज्यादा होगा, जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मर्क्यूरी का जो रिवॉल्यूशन पीरियड है इन आवर सोलर सिस्टम इज द मिनिमम विच इज आई थिंक 55 डेज और समथिंग। 55 डेज का एक ईयर रहता है, मतलब सन के अराउंड रिवॉल्यूशन का रिवॉल्व करने के लिए मर्क्यूरी को 55 दिन लगते हैं। उसके बाद आता है वीनस, उसके बाद आती है हमारी अर्थ, उसके बाद में मार्स, उसके बाद में जुपिटर। तो जुपिटर और सैटर्न की अगर हम बात करें तो इनको बहुत ज्यादा समय लगता है एज कंपेयर टू द मर्क्यूरी। देखिए मर्क्यूरी भी एक छोटा सा प्लेनेट है। प्लूटो जो ड्वार्फ प्लेनेट है दैट इज 248 ईयर्स, उसका जो रिवॉल्यूशन पीरियड है वो है 248 ईयर्स, मतलब कि 248 ईयर्स लगते हैं प्लूटो को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड। ओके, सो देख सकते हैं कि डिस्टेंस भी तो ज्यादा है तो रिवॉल्यूशन का पीरियड भी कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। यही है जो थर्ड लॉ है केपलर का। ओके, नाउ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी क्या है हमें पता है। इसका एक फॉर्मूला है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज F इज इक्वल्स टू G into m1 multiplied by m2 divided by d square। now what is m2? m1 that is mass of the first object, mass of the second object, and d is the distance between them, G is the universal gravitational constant, and its value is this 6.673 multiplied by 10 raised to the power minus 11 is the value of capital G। okay, so you have this formula for force again. Which formula is there? okay, no formula is important here. now universal gravitational constant,
जो हमने देखा है दैट इज 6.675 इंटू 10⁻⁻11 है। ओके, और वहीं पे एक और नंबर रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, जिसे कि हम स्मॉल जी कहते हैं, बराबर। स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8। लेट मी जस्ट शो यू वेयर इट इज। ओके, इट्स नॉट हियर। Yeah, it's acceleration due to gravity, that is denoted by g. Acceleration due to gravity, that is denoted by g, and its value is 9.8 meter per seconds. Okay, 9.8 meter per seconds. After that, which formula is important for you? So this is the value of 9.8 या फिर 9.77 जो कि फाइंड आउट की है। नो, जी की जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो वेरी होता है अकॉर्डिंग टू द few parameters. So first parameter is, okay, it is not meter per second square. Okay, sorry Athar, yeah, you're right, it is meter per second square. Thank you for correcting me. Okay, now वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। तो जी की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का सरफेस, सी बेसिकली जी की जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला अगर हमने ध्यान में रख दिया तो ये वेरिएशन के जो पैरामीटर है वो ध्यान में रखने की जरूरत भी नहीं है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो, जी की वैल्यू डिपेंड करती है कैपिटल जी पे, विच इज कांस्टेंट, विच कैन नॉट बी चेंज्ड। एम, कैपिटल एम, दैट इज मास ऑफ द अर्थ, एंड कैपिटल आर, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, सो रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे हर जगह पे सेम नहीं है, इट वेरीज। ओके, रेडियस कम ज्यादा होती है, पोल्स पे कुछ ज्यादा रहेगी, सॉरी पोल्स पे कुछ कम रहेगी और इक्वेटर पे ज्यादा रहेगी रेडियस। तो उसी हिसाब से जी की वैल्यू चेंज होती है पोल्स पे और इक्वेटर पे। मास ऑफ द अर्थ, मास तो सेम ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम डीप जाने की कोशिश करेंगे, अंदर जाने की कोशिश करेंगे अर्थ के अंदर, सो मास भी हमें कम दिखाई देगा या फिर उसकी वैल्यू हमें कम लेनी पड़ती है। ओके, सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स, चेंज विद द हाइट, दैट इज चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड चेंज विद द डेप्थ, डेप्थ यानी कि जब हम अंदर जा रहे हैं। सो सरफेस पे अगर हम बात करें तो 9.832 वो रहती है वैल्यू कहां पे, पोल्स पे, एंड इट्स लोएस्ट वैल्यू दैट इज 9.78 एट द इक्वेटर। तो स्लाइड चेंज है जी की वैल्यू में अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, सो इस तरह से वो चीजें डिफर करती है। नाउ मास एंड वेट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट इज नथिंग बट द फोर्स, वेट इज नथिंग बट द force, and mass is nothing but the amount of matter present in the object। दोनों का भी जो यूनिट है हम नॉर्मली केजी यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में मास का यूनिट होता है केजी एंड वेट का यूनिट होता है न्यूटन। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। सो दिस थिंग दैट वी हैव सीन, आफ्टर दैट some formulas and formula based calculations are there, so we are not going to see that। फ्री फॉल का भी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अगर मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ओके, इफ दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, if we throw the object up then it will eventually come down at some point of time। okay, so जैसे ही हमने लगाया हुआ फोर्स खत्म होता है and the only force acting on the object is that of acceleration due to gravity। अगर acceleration due to gravity की वजह से है वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, so it is said that the object is freely falling, it is under free fall। तो ये जो रॉकेट लॉन्चेस होते हैं इनमें इसी कंसेप्ट का यूज किया जाता है, फ्री फॉल का, या फिर जो सैटेलाइट्स रहते हैं जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ इन सर्टेन ऑर्बिट्स, तो ये भी फ्री फॉल के अंडर ही है, लेकिन इनकी एक पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से ट्रैजेक्टरी रहती है जो सेट की रहती है, जो कभी उन्हें गिरने भी नहीं देती है और वो कभी उन्हें एक जगह पे रुकने भी नहीं देती है। ओके, सो इसकी वजह से
ये जो सैटेलाइट्स है ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ, दैट वी हैव सीन इन डिटेल्स, एंड दीज आर द 3 formulas that may help us. Okay, so first one is v is equals to gt. V is the final velocity, t is the time period, g is the acceleration due to gravity, its value is 9.77, we know that. S is the displacement, that is g और t की वैल्यू हमें पता है. v square is equals to 2gs, again s is the I think displacement. Okay, now let's come to the which part it is, gravitational potential energy. Escape velocity, escape velocity के बारे में हमने पढ़ा था. Escape velocity is the velocity with which if a object travels then it can escape the gravity or the gravitational force. Gravitational force को अगर beat करने के लिए, अगर किसी object को beat करना है, so it has to attain the escape velocity. So that particular velocity is called as escape velocity. Okay, now after that nothing. Okay, now the first question is, what is the difference between mass and weight of an object? Will the mass and weight of an object on the earth be same as their values on Mars? Why? So पहला जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह है कि लेट अस सपोज आपका ही पकड़ लीजिए, मास एंड वेट ऑन अर्थ विल बी सेम if you go to Mars and then you measure the weight and mass. Okay, I am talking about Mars. So अगर आप मार्स पे जाते हैं, वेट और मास मेजर करते हैं, अर्थ पे वेट और मास मेजर करते हैं, तो वो दोनों सेम रहेंगे या फिर नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन है. ना जो लोग माइक ऑन करना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, वो नाम लिखिए चैट बॉक्स में. जो माइक नहीं ऑन करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में आंसर लिखिए. लेकिन रिप्लाई इज मस्ट मैंडेटरी फ्रॉम एवरीवन. बताइए. Okay, so Tanvi is saying basically mass of an object is same but weight is different, and Atharva is saying no, mass of an object is different. देखिए, मास यूनिवर्स में आप कहीं पे भी जाए, मास सेम रहेगा. मास विल बी सेम एवरीवेयर, everywhere, no matter whether it is a Mars, whether it is a Saturn, Jupiter, or even the sun, moon, wherever you go, mass of an object is same but weight will be different. Now why weight will be different? तो weight जो है वो nothing but it is a force. See, F is equals to mg. G is what? G is the acceleration due to gravity. Okay, weight changes as g changes, mass is same. Very good. So Ohm has given a very good answer, that is, as g changes, the mass also, sorry, the weight also changes. Now, what are free fall, acceleration due to gravity and escape velocity? तो मैं फ्री फॉल की डेफिनेशन में आपसे सुनना चाहूंगा कि आप लोग क्या बताना चाहेंगे. अभी किसी को माइक ऑन करना ही पड़ेगा. ओके, सो नाउ यू कैन टर्न ऑन द माइक एंड यू कैन जस्ट elaborate the definition of free fall. जैसे आपको आती है वैसे ही एक्सप्लेन कीजिए. परफेक्ट होना चाहिए, नॉट नेसेसरी. जस्ट गिविंग द आंसर इज नेसेसरी. ओके, चलो. Okay, so first, Atharva, you try. Yes, you can give the answer, Atharva. An object
moves under the only influence of gravitational force alone. Okay, very good, Atharva. A body is said to be under free fall when no other force except the force of gravity is acting on it. Okay, so as simple as that. Now, next is, okay, acceleration due to gravity छोड़ दीजिए. Escape velocity, Tanvi, you can tell escape velocity. Yes, sir. When a body is thrown vertically upward from the surface of the earth, the minimum initial velocity of the body for which the body is able to everyone, the downward pull by the earth and can escape the earth forever is called escape velocity. Very good. Okay. So the minimum velocity that is required to an object to escape from the Earth's gravitational pull. Minimum velocity required to project an object to escape from the Earth's gravitational pull is known as escape velocity. मतलब कि ग्रेविटेशनल पुल को बीट करने के लिए किसी वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है एक ऑब्जेक्ट को, तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को कहा जाता है escape velocity. Okay, so see, these are very easy questions, but what I'm trying to do is I'm just making you people comfortable talking on the online classes. Okay, so I want our classes to be interactive from here on. Okay, now centripetal force. So centripetal force की definition बताना चाहेगा कोई? भैरवी, do you want to? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Centripetal force is a force that acts on a body moving circular and is directed towards the center. okay, very good. ठीक है. Now let me take the next question. 3 laws of Kepler. तो हमें पता ही है. Okay, just let me zoom out. Okay, so see, this question is there. Explain why the value of G is 0 at the center of the earth. So this question needs a little bit of thinking. So what do you think? Why the value? Okay, who's gonna turn on the mic? Just put your name and then I'll call you. Okay. Bhairavi. Okay, Bhairavi again. Yeah. Yes, sir. The value of G is directly proportional to the mass of the Earth. As we go, as we go below the Earth's under the Earth's surface, the mass under consideration goes on decreasing. At the center, it becomes zero. So the value of G also becomes zero there. Very good, very good. So see, what Bhairavi has done, she's just used the formula that is of G. See, G is equals to capital G multiplied by capital M divided by R square, is it? So if we keep going inside the earth towards the center of the earth, so this mass goes on decreasing. It keeps decreasing. Okay, so at a certain point, or we can say at the center, it becomes zero. So if the value of this particular parameter is zero, so eventually this whole equation, we can say it is zero. So the value of G is zero at the center. Okay, now so that's it. If the value of G suddenly becomes twice its value, it will become 2 times more difficult to pull a heavy object along the floor. Okay, so I don't think that question takes worth taking. Okay, now let's move to the next chapter, that is periodic classification of elements. So periodic classification of elements में सबसे पहले हमने जो देखा था वो था डोबेरेनर ट्राइड्स. सो डोबेरेनर ट्राइड्स में उन्होंने क्या किया था कि जो मिडल वाला एलिमेंट है, सबसे पहले तो जो कुछ भी मतलब अरेंजमेंट्स हुई है बिफोर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, all the arrangements were based on the atomic mass number. Okay, they were based on the atomic mass numbers. This is the first thing we need to remember. Okay, so
डोबे रेनर के जो ट्राइड्स थे उसमें भी एटॉमिक मास नंबर ही यूज किया गया था फॉर देयर अरेंजमेंट. सो जो ट्राइड्स थे उनमें जो मिडल एलिमेंट है दैट इज उसका जो एटॉमिक मास रहेगा दैट वाज एवरेज ऑफ द टू एलिमेंट्स दैट आर बिसाइड इट. ओके, सो यहाँ पे lithium, sodium and potassium, 3 elements are there, and the atomic mass of sodium, that is 23, is average of atomic masses of lithium and potassium. So this is how Doberer-Reynolds triads were there. After that, it was Newlands who presented the theory of octaves. Okay, octaves. So after arranging the elements in the increasing order of their atomic masses, he found that after what we can say, every eighth element shows some similarities with the first object. Okay, if you see, he started from the hydrogen, lithium, barium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, and when it comes to what we can say, F stands for fluorine, I think, is it? Yeah, fluorine, F for fluorine. Yeah, good. So yes, so fluorine की जो प्रॉपर्टीज है वो हाइड्रोजन से कुछ मैच करती थी, तो इस तरह के अरेंजमेंट में उसे समझ में आया. सो दीज वर द ऑक्टेव्स ऑफ न्यूलैंड्स. नाउ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल. सो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में भी वही प्रिंसिपल्स, व्हाट वी कैन से, ascending, he arranged the elements on their in the ascending order of their atomic mass numbers. Okay, so again he created one table, that is periodic table, that is the first what we can say near perfect periodic table. After that, the modern periodic table was found, and it was first time that instead of atomic mass number, atomic number only, that was used for the preparation of the table. So ये जो table था, it was very perfect table. Okay, it is basically very perfect table की इसमें जो कुछ भी what we can say drawbacks थे in the periodic table of what we can say Mendeleev's periodic table, so they were overcome in this particular periodic table. So as you can see, यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स में उन्हें डिवाइड किया गया है. ठीक है, सो उसके बाद में ये जो जिगजैग लाइन है, इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स है इस पीरियोडिक टेबल के जो कि हमने पहले ही डिटेल में पढ़े हुए हैं. ओके, सो आई एम जस्ट लिटिल बिट ब्रशिंग इट अप. ओके, आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डीपर. I just want to ask you questions, but before that I just want to give some glimpses of the syllabus that we have taken. So there is a zigzag line. Zigzag line के जो साइड में है वो semiconductors है, correct? And on the right side the non-metals are there. After that, on the left side, metals are there, or the conductors are there. Okay, conductors we can say, and here insulators are there. So the last column, that is this column, all the elements in this column are inactive elements. They do not take in the they do not take part in the chemical reactions. Okay, so they are noble gases, we can say. आफ्टर दैट देखा है हमने कि जैसे जैसे हम कॉलम्स में वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्या होता है, एक एक जो व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रॉन है इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट बढ़ता जाता है. जैसे जैसे हम रोज में नीचे आते हैं तो एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाती है, उसकी वजह से जो साइज ऑफ एटम है वो भी बढ़ने लगती है. सो ये सब चीजें हमने देखी हुई है. Now just let move to the questions. Okay, so this is the first question. 1, 2, 3 or 4 आपको ऑप्शन नंबर बताना है. First one, okay. The number of electrons in the outermost shell of the alkali metals. So it is 1. Everyone should answer it. Okay, good. आपको ऑप्शन नंबर बताना है. Okay. So alkaline earth metals have valency 2. This means
that their position in the modern periodic table is. So what can be the answer for this? Okay, first one, everyone is saying first one. Group 2, is it? Okay, very good. Group 2 is the correct answer. Good, good, good. Now, molecular formula of chloride of an element X is XCl. This compound is a solid having high melting point. Which one of the following element can be present in the same group as X? So what can be the answer for this? C. Sodium, Na. Very good. Okay, so that is the correct answer. Now, in which block of modern periodic table are the non-metals found? Which block? P block. Very good. Second option. Very good. I was just asking you for the option and you are giving the answer in the similar fashion. That's very good. What is the atomic number of this element? Okay, an element has its electron configuration as 282. Now an answer. Okay, nobody will answer. Oh shit. Okay, nobody will answer the question unless I ask him. Okay, because few people are giving the answer frequently and few people are not giving answer at all. Okay, so let me ask everyone. So what is the atomic number of this element? So atomic number of elements. So who has given the answer and who hasn't? Let me just check. So Samruddhi, Lavanya, Bhairavi, Atharva. Okay. So in the list, I think Aparna, Amar, these people are not giving answers. Again, Arshad. Okay, Arshad is not again giving answer. So this particular question is for these three students, Aparna, Amar, and Arshad. If you can hear me, just put yes in the chat box. Okay, can you people hear me? Are you people with us? Aparna, Arshad, Amar. Arshad can hear me. Okay, what about you, Aparna and Amar? See, everyone needs to involve in the activities that are going in the class. Okay, Aparna can also listen me. Amar, what about you? Amar, you are the only person who hasn't replied or not put a single comment. Okay, so this question is for Arshad and Aparna. What is atomic number? Basic question. What is atomic number? So you people can give answer by turning on your mic also or in the chat box, but be quick because other students are waiting for the next questions. Okay, so quickly give the answer. What is atomic number? Can you people turn on your mic if you are comfortable? Don't worry, don't be afraid of anyone. Don't worry if you commit mistake. अगर आपसे गलती होती है तो it's fine, totally fine. Okay, जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है. सी, अभी बाकी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम लोगों को बोर हो रहा है. ओके, सो यू शुड नॉट डू दिस. अपर्णा, अरशद, आप लोगों को बाकी लोगों को भी केयर करनी चाहिए. आपकी वजह से बाकियों को वेट नहीं करना पड़ेगा. देखो, मैं जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो ये 3-4 लोग फटाफट आंसर चैट बॉक्स में लिख देते हैं. ओके, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं होता है कि इनका आंसर आ जाता है. सो व्हाई यू पीपल आर मेकिंग डिलेज? अगर आंसर नहीं भी आता है सो जस्ट पुट नो. ओके, आई कैन नॉट स्टार्ट माय माइक. दैट्स इट. आई विल मूव फर्दर. ओके, if you are not giving reply, that means it's kind of a disrespect, I can say. Okay, okay, let it be. So what is the group of this element? Yeah, total number of electrons is the atomic number, or total number of protons as well. Total, yeah, total. Okay, very good, Arshad. Very, very good. So yeah, you should be attentive in the class. Okay, you see. Okay, group 2. So what is the group of the
group of this element. So Om is saying group 2 is the group of the element. Is it correct, students? Yeah, group 2, correct? Yeah, it is second group. Very good. Now, let's come to the third question. To which period does this element belong? Which period? It should be third period, yeah? Okay. So with which of the following elements would this element resemble? Beryllium, Be, good? Okay, yeah, ठीक है. So see, okay, now Arshad has started giving answer and I'm happy with it. And also Aparna is also giving answer. Very good. Okay, very good, very good. ठीक. So इस तरह से आंसर देते रहिए अपर्णा, अरशद. अमर ने अभी तक आंसर नहीं दिया है. अमर यहाँ पे कोई मारने नहीं वाला है अगर तुम गलत आंसर दोगे तो. ओके, चलो. सो अभी मेंडलियस का जो पीरियोडिक लॉ है उस पे एक शॉर्ट नोट लिखने का है ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन एवरीवन जस्ट पुट वन लाइन अबाउट मेंडलियस पीरियोडिक टेबल, एक लाइन अबाउट पीरियोडिक टेबल, 1 लाइन पर स्टूडेंट. राइट इट. चलो लिखना शुरू कर दो. लिखना नहीं है तो आप माइक ऑन करके भी 1 बाय 1 नाम लिखना है, एक स्टेटमेंट बताना है, माइक ऑफ कर देना है. ओके, चलो. सी दिस इज बेसिकली द रिवीजन लेक्चर. मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं आपसे क्वेश्चन व्हाट वी कैन से, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं. ओके, ओके, वेरी गुड अथर्व. Okay, same the answer from Tanvi. Okay, no problem. Okay, so there are certain things also. So the most important thing is जो basic law था, Mendel's periodic law जिसे हम कहते हैं, that was physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. तो यही भी आपने भी यही आंसर दिया है, लेकिन थोड़े से अलग शब्दों में मैंने इसको बता दिया. ओके, सो उनको अरेंज किस तरह से किया जाता है? एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली अरेंज किया जाता है. नाउ Mendeleev classified periodic table into horizontal rows and vertical columns. The horizontal rows are called periods and the vertical columns are called groups. So modern periodic table में भी सेम ही है. हॉरिजॉन्टल रोज जो है उन्हें पीरियड्स कहा जाता है और जो वर्टिकल कॉलम्स है उन्हें ग्रुप्स कहा जाता है. ओके, नाउ मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे एंड 9 वर्टिकल कॉलम्स थे. ओके, 9 वर्टिकल कॉलम्स थे. तो मैं आपको मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो दिखा देता हूं ताकि आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी आप बता सको. तो यही बेसिकली एक डिफरेंस हम कह सकते हैं कि इसमें कितने ग्रुप्स हैं, हाउ मेनी ग्रुप्स आर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 18. लेकिन जब हम मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो इसमें कितने ग्रुप्स थे? 9 ग्रुप्स वर देयर. सी 1 2 3 4 5 6 7 8. okay, is that okay? yeah, ठीक है. so the elements with similar properties come into same group. तो जो similar properties वाले elements है वो same group में आएंगे. आफ्टर दैट वन मोर थिंग जो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल की थी वो क्या थी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको कि अभी तक खोजा नहीं गया था, लेकिन जब बाद में उनकी खोज हुई तो खोज होने के बाद में भी वो एलिमेंट मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में फिट बैठ रहे थे. बराबर. तो जो एलिमेंट्स थे उनका नाम था इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन और इका बोरॉन, जो कि मेंडेलीव ने प्रेडिक्ट किया था.
तो सिमिलर एलिमेंट्स फाउंड किए गए जो कि थे गैलियम, जर्मेनियम एंड स्कैंडियम. ओके, सो दीज 3 एलिमेंट्स वर देयर which replaced Ica aluminum, Ica silicon and Ica boron. Okay, after that what is the next thing? Can anyone, is there anything you can tell about Mendeleev's periodic table? Okay, again similar case with the noble gases. Noble gases, जब मेंडेलीव का periodic table प्रिपेयर किया था तो उस पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस नहीं थे क्योंकि तब उनकी खोज नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जब वो खोजे गए तब भी उनको उस पीरियोडिक टेबल में जगह मिल गई थी. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. या नोबल गैसेस का जो एक सेपरेट ग्रुप था वो क्रिएट किया गया था एंड दैट वाज द 9th ग्रुप. Okay, that was the 9th group. Okay, what is the next question? Structure of modern periodic table, तो वो भी मेंडेलीव की periodic table के सिमिलर ही है, तो इसमें हम फिर से कुछ नहीं करेंगे. Now, write the name from the description. The group with valency 0, which is the group? बताइए, इजीएस्ट क्वेश्चन आई थिंक. द ग्रुप विथ वैलेंसी 0, ऐसा कौन सा ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिसकी की वैलेंसी 0 है? 18th ग्रुप है, बराबर. ऑल इनएक्टिव एलिमेंट्स आर देयर, सो 18th ग्रुप इज देयर. द फैमिली ऑफ नॉन मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1, द फैमिली ऑफ नॉन मेटल्स having what is the valency 1? Halogen family. Okay, the family of metals having valency 1, the family of metals having valency 1. Alkali metals. Alkali earth metals is different. Alkali earth metals is different family. Okay, so family of metals having valency 2 are the alkaline earth metals. Okay, the family of metals having valency 2 are alkaline earth metals. The metalloids in the second and the third periods, the metalloids in the second and the third periods. Metalloids means nothing but semiconductors. B and Si, that is boron and silicon. Non-metals in the third period. Which are the non-metals in the third period? One is correct, sulfur. Sulfur and chlorine. Sulfur and chlorine, these are the two non-metals in the third period. Now two elements having valency 4. Two elements having valency 4. कार्बन सिलिकॉन हुआ, बाकी कार्बन सिलिकॉन है, ठीक है. और जर्मेनियम इज देयर, वेरी गुड. ओके, वेरी गुड, ठीक है, चलो ठीक है. सो ये हमारा 2 चैप्टर्स का रिवीजन हो गया है, ठीक है. सो लेट मी, ओके, जस्ट टेल मी एवरीवन, मुझे बताइए कि आप सब लोगों के एग्जाम्स किस मंथ में है? कुछ नोटिफिकेशन आया है? लिख दीजिए चैट बॉक्स में कि सर इस मंथ में एग्जाम हो सकती है, ऐसा नोटिफिकेशन है, सो दैट
थर्ड में, ओके। आफ्टर दैट बाकी बाकी लोग बताइए, बोर्ड एग्जाम्स ओके थर्ड में, प्रीलिम्स इन 12-20 days, ओके, 10-12 days, ओके। चलो बाकी लोग बताओ, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो बता देना कि नोटिफिकेशन नहीं आया, ओके। हर्षद इज सेइंग इन मे, थर्ड में, प्रीलिम 2 फ्रॉम 27/1, ओके। सो सी आपके प्रीलिम्स जो है मोस्टली फेब में शुरू हो रहे हैं, 27 तारीख को शुरू हो रहे हैं, यानी कि फेब में ही शुरू हो रहे हैं, बराबर, ओके। नो ओके ठीक। तो मई में आपके एग्जाम्स रहेंगे, प्रीलिम्स आपके रहेंगे फरवरी में, ठीक है। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट हैविंग रिवीजन क्लासेस लाइक दिस एंड हैविंग योर टेस्ट सीरीज आल्सो, कि आपको मतलब इससे भी आपको थोड़ा सा फायदा होना चाहिए। ओके, लेट मी जस्ट चेक व्हाई पीपल आर लिविंग, why people are leaving without telling me, what is the problem, the class is not over it na, I'm just talking for you, मैं आप लोगों के लिए ही बात कर रहा हूँ ना, ओके। सो मुझे बताइए कि रिवीजन क्लासेस आर बेटर और यू वांट टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज से आपको फायदा होगा ऐसा लगता है, एंड टेस्ट सीरीज जो रहेगी हमारी, दैट आई विल ट्राई टू मेक टेस्ट सीरीज एज अ सब्जेक्टिव, जिसमें कि आपको लिखना पड़े एक्चुअली, ओके। एमसीक्यू बहुत कम रहेंगे, या फिर व्हाट वी कैन से निग्लिजिबल रहेंगे, रहेंगे ही नहीं, जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है वही हमारे एमसीक्यू रहेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव होने चाहिए, ऐसे मैं चाहता हूं, ओके, ठीक है। सो या वी विल सी व्हाट कैन बी डन। सो मुझे इतना पता चल गया कि आपके एग्जाम्स मई में है और प्रीलिम्स जो है आपके फरवरी में है, अकॉर्डिंगली आई विल प्लान फॉर योर एग्जाम्स, ओके। एंड सो कीप योर फीडबैक कमिंग so that I'll know whether we can improve, okay. So I think that's it for today, students. I'll see you in the next class. Till then, bye bye, see you. Now everyone can leave. Chalo, thank you. Amar,